क्लास करने वाले इसमें पहला पार्ट हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको आज थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पॉल साइंस से, पहले ये समझ लीजिए। और जो भी ये वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे वो भी ये कंसेप्ट अपने क्लियर कर लें कि आखिर आपको पॉल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीजों को स्किप कर सकते हो आप, उन सबको आप अच्छे से जान लीजिए ताकि आपका आने वाला जो कल है वो सुनहरा हो सके। ठीक है, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा पार्ट है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत आपको मैंने कल भी बताई थी कि आपको आवश्यकता ये है कि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, मच बेटर। ठीक है, तो आज हम पॉल साइंस में मैं आपको बताता हूँ कुछ सिस्टम, कुछ चीजें हैं। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है वो क्या आता है, आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इंडिया में कई क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जाम से पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है। आप क्लास से बाहर जाइए, आपको कितनी भी बार बोला जाए कि बंद कर लीजिए। स्नेहा प्लीज टर्न ऑफ योर माइक इफ यू कैन, अदरवाइज मैं क्लास से निकाल देता हूँ, कोई इशू नहीं। बच्चे थोड़ी हो आपको बार बार उंगली वहीं लगता है जाके माइक पे। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या जानना होता है, आपके राइट्स। ठीक है, आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स है कौन कौन से, कितने नंबर आर्टिकल में आते हैं, वो आर्टिकल वाइज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फिर आप कहीं भी इस देश में बसने की स्वतंत्रता हो, जितने भी फ्रीडम्स उसमें दिए गए हैं वो सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए किस आर्टिकल के अंडर उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आप चाहे आज के 4 साल पहले हुआ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखिए या किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम को देखिए, आप वहाँ एक चीज पाएंगे कि जो क्वेश्चन राइट से आता है वहां किसी एक विशेष टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होता है और वहां पे लिखा होता है कि ये जो आर्टिकल है या फिर ये जो राइट है ये किस आर्टिकल में दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा इस तरीके से, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपका पॉलिटिकल साइंस में। एक आता है आपका जो मैं आपसे कहूँ, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। एक एग्जांपल आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका कमेटी था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था उससे रिलेटेड, जिसको हैंड राइज करना है वो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल दे, हैंड राइज करने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्लास कर लो रेहान, फिर पीडीएफ देख लेना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी बना हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट एंड हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट जो है वहां से रिलेटेड। आपको मैं बताता हूँ दोनों के बीच में किस तरह के क्वेश्चन राइज होते हैं। यहाँ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में चाहे हम बात करें कैबिनेट की बात करें, ठीक है, कैबिनेट की बात करें, जिसे हम दूसरा हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट की बात कर लें हम। यहाँ पे पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आते हैं, वो आते हैं आपके फॉर एग्जांपल आपका जो लोअर हाउस है वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती है। मेरी आवाज आ रही है सब तक या केवल हकीम खान आप तक ही नहीं आ रही है? अब ऑडिबल ना? देन फाइन, इंटरनेट चेक कर लीजिए हकीम खान। लोअर हाउस हो गया, आपका अपर हाउस है। ठीक है, अपर हाउस है। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम इस सेशन जो हमारा, क्योंकि एक दिन में पॉलिटिकल साइंस हो जाए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसे लास्ट में करेंगे, वो आएगा अपना पॉलिसी। ठीक है, क्या आएगा? पॉलिसी। आप लोग आज आपके पास जब समय मिले 4 बजे के बाद जब क्लास खत्म हो उसके बाद आप एक काम करिएगा, जो पॉलिसी रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर करने की कोशिश कि पिछले 3 साल में 3 इयर्स में कौन सी ऐसी मेजर पॉलिसीज आई जिन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज किया हमारे आम जन जीवन में या फिर देश के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने में कामयाब हुई, ऐसी वो कौन सी पॉलिसीज हैं। ठीक है, याद से उन्हें करिएगा। और बहुत बेहतरीन चीज आपको मैं बताता हूँ,
कभी भी देखिएगा पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब बहुत ही सिलेक्टिव होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्वेश्चंस, आप जब पॉल साइंस पढ़िए तो पॉल साइंस को पढ़ते वक्त ऐसे ऐसे पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्ट कब किया गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता है। ऑप्ट कब किया और अप्लाई कब हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस पता है सबको? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऑप्ट कब किया गया और अप्लाई कब होता है? 26 नवंबर और दूसरा 26 जनवरी, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स जो पॉलिसीज आती हैं। उसके अलावा दूसरा जो मैं बात करूं अगर आपसे, आपको जैसे 26 नवंबर को ऑप्ट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन और 26 जनवरी को हमने अप्लाई कर दिया, गॉट इट। इसके अलावा और क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं यहाँ से, खासकर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पॉल साइंस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह के और आते हैं। उसमें आपका ये क्वेश्चन कई बार वायसराय से रिलेटेड आ जाता है कि लास्ट वायसराय कौन था, इंडिया का फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वायसराय जनरल कौन था इंडिया का। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, सबको पता है कि कौन था कौन नहीं, हम पढ़ेंगे भी। खैर ये उन लोगों के लिए है जो इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे बाद में, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं से एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर पढ़ना क्या है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, टीओडी नहीं आएगा। टीओडी बहुत ही सिंपल सा है कि बहुत ज्यादा नया आया है, ये बहुत मुश्किल है आना इसका, ठीक है, ये नहीं आएगा। इसके आप ये मान लीजिए आप करंट अफेयर मैक्सिमम मई तक जा सकते हैं, वो भी मई के फर्स्ट वीक तक, इससे आगे करंट अफेयर कभी नहीं आता एग्जाम्स में। और एक चीज, अगर इंडियन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, हम किताब से बाहर आके अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शंस यहाँ से रिलेटेड करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। इलेक्शन जो है ये क्या हो जाता है, करंट अफेयर का पार्ट हो जाते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। एक बार जेएनयू के एग्जाम में पूछा गया था जब कर्नाटक के अंदर गवर्नमेंट बनी थी, और वहां पे क्वेश्चन ये आया था कि कर्नाटक के दौरान, कर्नाटक के चुनावों के टाइम पे वहां का गवर्नर कौन था, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे इलेक्शन जो आपको पता है कि लास्ट के कुछ दिनों में आपने देखा होगा, यूपी में चुनाव हुए थे, उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, गोवा में चुनाव हुए थे, जितने भी चुनाव हुए थे उनके ऊपर एक बार ओवरव्यू डाल लेना कि जब चुनाव हुए थे तो वहां पे गवर्नर कौन था, वहां का सीएम कौन बना, किस पार्टी से बना, ये तीन चीजें याद कर लेना उस स्टेट की। एक तो गवर्नर, सीएम और पार्टी, जिस पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट बनी है, ये तीन चीजें आप कर लेना। अगर करंट पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएगा डियर तो ये तीन क्वेश्चन से आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जनवरी टू में करंट अफेयर इनफ है, ओके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बिल्कुल नया इशू है, जून के महीने में पॉसिबल नहीं वहां से क्वेश्चन आएगा, लेकिन पिछले जो चुनाव हुए थे, यूपी चुनाव जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है आपके लिए, गॉट इट। उसके अलावा नहीं, कौन सी पार्टी कहाँ की नहीं मैटर करता है। कई बार क्या, जैसे आप जब पहले जेएनयू की तैयारी करते थे तब क्या होता था, वर्ल्ड जी के आता था, आपको पता होगा। उसमें क्या हुआ करता था कि क्वेश्चन कैसे आता था, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी से ले लूं मैं, जर्मनी से ले लूं कि जर्मनी के जो चांसलर हैं, पहले एंजेला मार्केल थी, अभी तो ऑल्फ स्कॉल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछता था कि वो किस पार्टी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आजकल कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने लग गए हैं कि जो गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, वो किस पार्टी से फॉर्म हुई है। गॉट इट माय पॉइंट, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो पॉलिटिकल साइंस में आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैं आपको बता रहा था, जिसमें अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे डियर, तो वो आपका आता है जो आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन है, ठीक है। ये बहुत पहले से इसका प्रोसेस चल रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पॉसिबल है कि राइज हो सकता है। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन, क्योंकि आपका एग्जाम तो काफी पहले हो जाएगा, बाकी जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, उनका कार्यकाल 24 तारीख को खत्म होगा, अगली 24 को। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड डाटा पढ़ना होगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन एक आता है कि दो यूटी है हमारे देश में, यूनियन टेरिटरीज, वो दो यूटी कौन सी है, एक तो दिल्ली है और एक कौन सी है, जिसके जिसके जो मेंबर एमएलए जो हैं, एमएलए वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट इलेक्शन में। कौन कौन है, एक तो दिल्ली है, दूसरा पौंडीचेरी,
ठीक है, कौन सा है दूसरा? पांडिचेरी है। ये दो स्टेट ऐसे हैं इंडिया के जो यूटी है, आपका यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इनके एमएलए वोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आता है, जब प्रेसिडेंट इलेक्शन आता है उसके आसपास के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ऐसे कौन से दो स्टेट हैं जो यूटी होने के बाद भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो दिल्ली और पांडिचेरी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक ये ओवरव्यू हो जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो आता है कभी कभी, वो क्या आता है आपको पॉलिटिकल साइंस से अगर आप देखेंगे तो वहां क्वेश्चंस राइज होते हैं लाइक बहुत ही माइनर सी चीजें, जैसे जो हमारे क्या नाम था इनका, पुराने जो प्रेसिडेंट्स रहे या फिर प्राइम मिनिस्टर्स है, उनकी लिस्ट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि किस नंबर पे है, इसके बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, जेएनयू के एग्जाम में तो बहुत बार ऐसे होता था कि फलाना प्रधानमंत्री कितने नंबर का था, 14वां था कि 12वां था कि 13वां था। ये क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस आप अगर पढ़ेंगे तो आज जो एग्जाम होना है आपका सीयूईटी का, ये टोटल इंडियन पॉलिटिक्स पे डिपेंड है, ना कि आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे डिपेंड है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जर्नल टेस्ट के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेन फॉर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेन फॉर पॉलिटिकल साइंस। गॉट इट माय पॉइंट? आज आलसी कैसे लग रहे हो थोड़े? मुझे कल काफी जोश आया था, आज तो हाँ एकदम ढीले ढीले से लग रहे हो सब लोग। क्लास 12 की इंडियन पॉलिटिक्स वाली बहुत सही बुक है, लेकिन उसमें सिलेबस बहुत बड़ा दिया गया होता है, तो इसलिए चीजें क्या होती है थोड़ी शॉर्ट में पढ़नी होती है हमें, और उससे काफी आप लोगों को हेल्प मिल जाता है। ठीक है, जो स्लो हो गया हाई करो ना इसे। है? ये लो हो जाएगा तो कैसे होगा? आज शाम को एक मोटिवेशनल वीडियो आएगा, उसे जरूर देखिएगा, हो सकता है आपका जोश बहुत हाई हो जाए। और वहां पे मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि अपना वीक पॉइंट आप कमेंट करिएगा, उससे कहीं ना कहीं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में हेल्प कर पाऊंगा कि कैसे चीजें याद रखें। पॉलिटिकल साइंस एग्जाम वर्ड से पढ़िए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घबराओ मत। नहीं नहीं, डोमेन पोल साइंस की क्लास नहीं भाई, उनको बोलो जनरल टेस्ट की क्लास है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीधा। गॉट इट? बीच में कोई माइक ऑन नहीं करेगा, रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे करंट अफेयर का रोना रोना बंद करो यार, क्लास क्यों नहीं कर लेते हो आप लोग? यहाँ टीचर समझा रहा है वो अच्छे से याद रहेगा। पीडीएफ तो किताबें मार्केट में हजारों पड़ी है ना, खरीद लो, कर लो उससे। हमेशा पीडीएफ 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 चाहिए, पीडीएफ चाहिए यार। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द लेक्चर। यहाँ पे इतनी एनर्जी फालतू वेस्ट थोड़ी करनी है। कई स्टूडेंट्स ने तो कसम खा रखे मैं पीडीएफ ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो इंडियन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स जो है उसको मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा पुरानी चीजों का। ठीक है, अरे भाई सब है, पॉल साइंस भी होगा तुम्हारा, सुन लो पहले, कईयों के तो पेट में दर्द खत्म ही नहीं होता है। हिस्ट्री हो गया आपका, आपका जियोग्राफी यहाँ करवाऊंगा मैं, और मैं एक सब्जेक्ट और कराऊंगा आपका जीएस, और फिर भी अगर नई प्रॉब्लम खत्म हो तो करंट अफेयर भी करवा दूंगा। बस यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ मैं। यहाँ जो आपका ये पांचों के पांचों टॉपिक हैं, इनके सारों की क्लास होगी। अब अगर जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे वो भी एग्जामट ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां से जाके आपको कंटेंट भी मिल सके और हेल्प मिल सके। पॉल साइंस का ऐसा कोई वेटेज फिक्स नहीं है कि इतना ही वेटेज होगा। ठीक है, सिर्फ वेटेज नहीं है फिक्स, आपका हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आए, हो सकता है 5 आए, नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हमें करना होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, या स्टार्ट करते हैं अपन बिना सोचे। अब देखिए, मैं सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, आजादी से पहले ले चलता हूँ आपको। ठीक है, कहानी आजादी से पहले की है। आजादी से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं जहां से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको, जैसे लास्ट वॉइस रॉय कौन था, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और होपफुली आप लोगों ने उस पर काम भी किया होगा। अब नहीं किया है तो अब कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, कुछ मैं एक्ट लिखवा देता हूँ आपको।
जो कि इंडिया में हुए। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई, उसके ऊपर हम आगे और बात करेंगे, हिस्ट्री में बात करेंगे कुछ चीजों पे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आई थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम सीधा सा बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो कि हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश जो थे, उनके अंडर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए। ठीक है, मैं पूरी लाइन में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, समझ लीजिए। इंग्लिश के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से हुए थे। ठीक है, सिर्फ मैं ईयर लिखवाऊंगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि वो कब आया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। पहला पॉइंट मैं बताता हूं आपको, वो आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। आपका रेगुलेटिंग एक्ट जवाब दे सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब आया था, बता सकते हो। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? पहला 1773 में आया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैं बात करूं, अब ये जो है गवर्नर जनरल, अब आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल पहले इंडिया का नहीं होता था, किसका होता था डियर? बंगाल का होता था। किसका होता था? बंगाल का। पहले मेन जो कहीं कि इनका एक तरह से सेंटर हुआ करता था, वो क्या हुआ करता था? बंगाल हुआ करता था, ना कि हमारा इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ दिल्ली वगैरह ये नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो सेटअप किया गया था 1773 में, और वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो आता है कि फिर आपका आता है इसमें जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे आगे कौन आया था सबसे पहले, लेकिन अभी ये जान लीजिए पिट्स एक्ट आया था एक, ये कब आया था जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था आपका 1784 में। ठीक है, 1784 में। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें इस एक्ट में, तो इसमें 6 कमिश्नर्स ने इसको एस्टेब्लिश किया था जो इंडिया के अफेयर्स के लिए। ठीक है, और इसे द बोर्ड ऑफ कंट्रोल माना जाता था, जो कि कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में था, और भी बहुत सारी चीजें जिससे कनेक्टेड है, लेकिन वो काफी एक्सप्लेनेशन है, उस पर हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आएगा फिर एक्ट इंडिया कब आया था, तो वो आया था 1784 में। इसके बाद अगला आता है पहला चार्टर एक्ट कब आया था, बताइए जरा। फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया था? पहला वाला चार्टर एक्ट 1793 में। ठीक है, दूसरा चार्टर एक्ट कब आया था? सेकंड चार्टर एक्ट ये आता है आपका 1813 में। उसके बाद एक चार्टर एक्ट आता है आपका, नेक्स्ट और चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, चार्टर एक्ट जो आया था एक और, ये कब आया था बताइए जरा? 1833 में। ठीक है, फिर एक और चार्टर एक्ट आया था। यहां से चार्टर एक्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो पहला चार्टर एक्ट से आएगा। पहला वाला कब आया था? यह आपका 1853 में। ये 4 चार्टर एक्ट आए थे। ठीक है, अब 4 चार्टर एक्ट में बेसिक सुधार करते गए ये लोग। ठीक है, धीरे धीरे चीजें सुधरती गई अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। हम बात नहीं करेंगे, एक इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे यहाँ पे। आपको ये सारे ईयर याद रखने होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ अभी जो क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा, या तो ये पूछेगा रेगुलेट एक्ट का पिट्स एक्ट कब आया, चार्टर एक्ट पहला कब आया था, बस ये ईयर याद रखिएगा। ज्यादा फालतू की चीजें याद नहीं करनी, और क्वेश्चंस भी नहीं आता है। ठीक है, प्लस 2 लेवल के एग्जाम्स में, जहाँ पे जनरल टेस्ट में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसके बाद मैं सीधा बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो अंडर ब्रिटिश क्राउन में हुए थे, उनकी मैं बात करता हूँ। अब आपका एक और एक्ट आता है इसमें, वो एक्ट क्या है जान लीजिए। एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बताइए कब आया था चंदन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था जल्दी से बता दीजिए? 1858। ठीक है, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट, आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जल्दी बताइए कब आया था? 1861। ये 1919 कौन लिख रहा है? 1861 में आया था। इसके बाद आपका आया था इंडियन काउंसिल एक्ट सेकंड, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये कौन सा है, कब आया था दूसरा वाला? 1892 में। ठीक है, दूसरा 1892 में। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछने वाला हूँ, जो लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जब ये प्रीमियर हो रहा होगा यूट्यूब पे। बताइए मुझे
कि इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था ये कब आया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जल्दी बताइए। ये आया था आपका 1909 में। गॉट इट। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जब 1909 में आया था, ये सेपरेट, ये किस लिए था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ इस पर मैं। इसमें एक्चुअली क्या था कि इंडियन काउंसिल एक्ट था ये 1909 में, इसमें सेपरेट जो इलेक्टोरेट है वो उस पर बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, अब इस सेपरेट इलेक्टोरेट आपको पता होगा कि 1906 में क्या एस्टैब्लिश हो गया था, मुस्लिम लीग, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। इसके बाद आपका एक और एक्ट आता है, वो आता है आपका गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ये कब आया था जल्दी से बता दीजिए? 1919 में। ठीक है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, बता सकता कोई इसको किस और नाम से जानते हैं? बताइए बताइए। मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, गॉट इट। अब ये देखिए यहाँ पे इस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो आया 1919 में, इसके बाद एक और एक्ट आया गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट एक और आता है, कब आता है? वो आता है 1935 में। ठीक है, कब आता है? 1935 में। और लास्ट जो आया था वो आया था आपका माय डियर कब? 1947 में, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंस, सॉरी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था? 1947 में। और अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें जो बात की गई थी वो की गई थी कि जो इंडिया को इंडिपेंडेंट देने से डोमिनियंस, खासकर इंडिया और पाकिस्तान जो आपको पता है कि दो भागों में डिवाइड हो गया था, और इसे फ्रीडम नहीं कहता हूं मैं अपने वर्ड्स में, इसको भारत के दो टुकड़े होने कहता हूं, जो कि हुए हैं रियलिटी में। इसके बाद मैं सीधा चलूंगा आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है, किसी इशू पे ज्यादा चर्चा करनी नहीं है। सीधा मैं चलूंगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, मैं इसको फ्रीडम कह नहीं सकता हूँ, इसमें पर्सनल पॉइंट, बुरा मानने की जरूरत नहीं है अगर किसी को ऑफेंड हो कोई, लेकिन फैक्ट है ये कि हम फ्री नहीं हुए थे, हम पार्टिसिपेट, हमारे दो हिस्से हो गए थे। ठीक है, देश के दो टुकड़े हुए थे, इंडिपेंडेंट तो कहना गलत ही होगा ना उस हिसाब से। खैर मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारा तैयार हुआ, उस पर हम बात करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये जैसा सेशन खत्म होगा इसके बाद फिर से दूसरा सेशन होगा, दो सेशन 1 घंटा 20 मिनट के होंगे। ठीक है टोटल, तो आप मैं लिंक भेजूंगा आपको, उससे फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की, सीधा हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रेडी हुआ, क्या उसके पीछे थॉट थे, क्या कमिटी थी उसकी, क्या क्या चीजें थी उसमें, उन सब पे हम एक ओवरव्यू लेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सब बताऊंगा, और उस बेस पे आप लोग आगे चीजें करेंगे। खैर, पाकिस्तान से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक एग्जाम में मैंने देखा था। क्वेश्चन ये है, शायद आपको जवाब पता होगा, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? पाकिस्तान नाम जो है वो किसने दिया था? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? नो, जिन्ना ने नहीं दिया था। रहमत अली खान, चौधरी रहमत अली जो थे, उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, चौधरी रहमत अली खान लंदन में पढ़ते थे, उन्होंने ये नाम दिया था पाकिस्तान। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉइंट आता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ठीक है, जब देश आजाद हो गया, ठीक है, या हम कहें कि दो टुकड़ों में जब बट गया, जो भारत हमारा जो था, इसके अंदर एक कहीं ना कहीं सबको बराबर कैसे रखा जाए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा करने वाले लोग हैं। हम इस तरह से कैसे एक नया सिस्टम क्रिएट करें जहाँ पे समाज का हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय बराबर हो। उसके लिए हमारे देश में निर्माण किया गया संविधान का। और संविधान जो है उसकी अगर हम बात करें, तो संविधान को निर्माण करने के लिए जब सबसे बड़ा क्रेडिट जो है अंबेडकर साहब को जाता है। अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम बात करेंगे उस पर, अभी नहीं आएंगे, वो जस्ट एक आपको चीजें स्पीडली करनी है। हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन से एक पार्ट आएगा जहाँ पे फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के बारे में बात होगी,
वहां पे जितने भी अधिवेशन हुए थे आपके कांग्रेस के अधिवेशन, वो सब पढ़ेंगे आप, चिंता मत करिए आप लोग। अब देखिए आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो रेडी की गई, संविधान ऐसा तैयार किया गया, दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया। उस जमाने में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे पास एक थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने दुनिया के कई कंट्रीज के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्हें देखा कि कैसे हमारे देश का संविधान ऐसा हो सकता है जो सभी वर्गों को बराबर रखे, हर वर्ग को बराबर अपॉर्चुनिटीज दे, हर वर्ग को बराबर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर काम करने का अपॉर्चुनिटी, बराबर हर एक चीज सोसाइटी को इक्वल करने का मौका मिले। उन सब चीजों को अध्ययन करने के बाद फिर भारत का एक संविधान तैयार किया गया, जिसमें सबको उन्होंने कोशिश की कि जो बराबर चीजें जो हैं वो रखी जाए। बी आर राव ने थोड़ी ना संविधान के सारे फैक्ट्स का अध्ययन किया था, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जिस व्यक्ति को क्रेडिट जाता है, आर्यन। मैं यहाँ पे और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कैसे चीजों का तैयार किया गया उन्हें। अब मैं बात करता हूँ सीधा सीधा ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी की मैं बात करूँ तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन जो थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके अलावा इसके मेंबर कितने थे जानते हैं आप? जो मेन कमेटी में मेंबर थे वो 6 और थे, जिनमें एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, ए के अय्यर थे, के एम मुंशी थे, साथ ही साथ मोहम्मद सदाउल्लाह थे और बी एल मित्तर थे। इसके अलावा डी जो आपके डीपी खेतान जो है वो इसके मेंबर थे। ठीक है, तो टोटल अम्बेडकर साहब को मिला के कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। ठीक है, टोटल 7 मेंबर्स थे। उसके बाद आपका जो आता है कमेटी थी इसकी, यूनियन पावर कमेटी थी, और भी बहुत सारी कमेटी थी। यूनियन पावर कमेटी थी जिसमें नेहरू जी थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके भी हेड नेहरू जी थे। ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हुआ करती थी, उसमें सरदार पटेल। लेकिन आपका जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली किससे आता है? 7 से आता है, पूछा जाता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन और आता है कि जो पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि जो सिग्नेचर हुए थे, फाइनल जो सिग्नेचर हुए थे उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर हुआ करते थे? आपको पता होगा टोटल मेंबर कितने थे उसमें? 284। कितने मेंबर थे? टोटल 284 मेंबर थे जिन्होंने सिग्नेचर किए थे इस पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब ऑप्ट किया गया था, और ऑप्ट कब किया गया था? हमारा 26 नवंबर, हम ऑप्ट किया था इसे 26 नवंबर 1949 को, और हमने इसको अप्लाई किया था, वो किया था हमने 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम बनाते हैं रिपब्लिक डे, या फिर हम कहें गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इसे बनाने में कितना टाइम लगा था? तो इसे बनाने में 2, 11, 18, यानी कि 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभार। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। 1949 से हम बात कर, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी होता है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी पे बात की हमने, कौन थे क्या नहीं थे, ऑप्ट कब किया गया, इस पर हमने बात कर लिया। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है माय डियर कि हमारे फीचर्स क्या थे, कहाँ से लिए थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या थे, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे सोर्सेस, एग्जैक्टली इनके से सोर्सेस हमारे क्या थे। तो अब देखिए हम बात करते हैं इसके सोर्सेस पे। सवाल आता है कि हमने क्या क्या बोरो किया, मतलब उधार क्या क्या लिया हमने, क्या क्या सोर्स हमने लिए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या सोर्स लिए। मैं सबसे पहले आपके सामने रखने वाला हूँ यूएस को। किसको रखने वाला हूँ? यूएस को। सबसे पहले आपके सामने रखने वाला हूँ यूएसए को। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं यूएस से हमने क्या क्या लिया। आपको बता दो, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कहें सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? हमारे भारत का है, इंडिया का। और सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कहाँ का रिटर्न? केवल 27 पेज। जानते हैं कहाँ का है? यूएस का। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान यूएस का है। ठीक है, जापान गलत है, यूएस का सबसे छोटा संविधान है, 27 पेज में है पूरा। और सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है?
पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो आपका अनलिखित, सॉरी अनरिटन, आई एम सॉरी, अलिखित संविधान जो है वो कहाँ का है? वो भी यूके का है, और ओल्डेस्ट भी यूके का है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है यूके की ओल्डेस्ट मानी जाती है, और वहां का जो संविधान है वो भी सबसे पुराना है, दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन लिखा कहीं नहीं है। इतना लचीला है कि उसमें समय के अनुसार चेंज किए जाते हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, या आगे चलते हैं। रिटर्न और अनरिटर्न में यही है ना, हमारा कागजों पे लिखा गया प्रॉपर, हमारा संविधान लिखा गया, ओरिजिनल संविधान हमारा सेफ रखा हुआ है। ठीक है, और अनरिटर्न का मतलब क्या होता है? जो कहीं भी उसके बारे में मेंशन ही नहीं है कि इस कागज पे लिखा गया है। गॉट इट? चलिए मैं बात करें तो यूएस से हमने क्या क्या लिया है, यूएसए से जान लीजिए। यूएस से हमने तो सबसे इंपॉर्टेंट लिया, वो लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। शायद सब लिखने वाले को पता था कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा तो आने वाले देश में हमारे देश के नेता बोलेंगे संविधान होता ही कहाँ है, लिखा कहाँ है, दिखाओ हमें लिखा हुआ अगर है तो, है? तो इसलिए शायद उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि वो लिख के चले गए। काफी मुझे लगता है कि बेटर काम किया उन्होंने, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है लोगों को सबूत मांगने की आदत है। दूसरे पॉइंट पर बात करता हूं मैं, वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है ये कहां से लेके आए हम? वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएस से लिया था। इसके अलावा आप जो हमारा एससी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ये हमने कहां से लिया? यूएस से लिया। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपका आता है हेड ऑफ स्टेट। इसके बाद मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, वो लेक्चर सेकंड अलग से अपलोड होगा, पार्ट 2 यूट्यूब पे। तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो दूसरा लेक्चर भी एक साथ देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ बिकॉज टाइम ओवर हो गया, 40 मिनट का सेशन होता है, तब तक आप भी पानी पी सकते हैं।